हेलो दोस्तों, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के इस कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर कंस्ट्रक्शन कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की बेसिक्स क्या है, कंपाइलर क्या है, ये काम कैसे करता है। इसको हम ज़ाहिर है इस पूरे कोर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? A compiler is a program that reads the program written in one language. वो लैंग्वेज कौन सी होती है? सोर्स प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करता है? प्रोग्राम को रीड करता है, या जो कोड लिखा होता है उसको रीड करता है, जिसको हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। तो उसको कंपाइलर क्या करता है? रीड करता है जब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू इक्विवेलेंट प्रोग्राम, और उसको इक्विवेलेंट प्रोग्राम में इन अनदर लैंग्वेज में बना देता है। और जो दूसरी लैंग्वेज कौन सी होती है? टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज और जो टारगेट लैंग्वेज होती है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, और जो सोर्स लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ये मिसाल के तौर पर हमारा एक सोर्स प्रोग्राम है, इसको हमने कंपाइलर को दिया है। कंपाइलर क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? टारगेट प्रोग्राम में। ठीक है, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कर देगा? ये यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज होगी, यानी कि हमारा कोड होगा मिसाल के तौर पर C++ में लिखा हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो सकता है। तो वो हम कंपाइलर को देंगे। कंपाइलर क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा टारगेट प्रोग्राम में। टारगेट प्रोग्राम क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, जैसे को हम exe फाइल भी कह सकते हैं। तो ये होता है कंपाइलर का बेसिक काम, के सोर्स प्रोग्राम को टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। The compiler reports to its user the presence of error in the source program. अगर तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, तो जिसमें कोई एरर नहीं है, तो कंपाइलर क्या करेगा? उसको सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर उसमें कोई एरर है तो क्या करेगा? रिपोर्ट कर देगा। ये किस रिपोर्ट करेगा? प्रेजेंस ऑफ एरर। ठीक है, टू यूज़र को जो है ये रिपोर्ट कर देगा कि आपके प्रोग्राम में ये एरर है। सोर्स प्रोग्राम, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, जब हम इसको कंपाइलर को देते हैं तो कंपाइलर इसको टारगेट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई एरर हो तो क्या करेगा? ये कहेगा आपके प्रोग्राम में एरर है, पहले उसको दुरुस्त करें। ठीक है, तो यहाँ तो वो टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कहेगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है। ठीक है, तो वो इधर एरर मैसेज जो होगा वो शो कर देगा। ठीक है, एक एरर भी हो सकती है या एक से ज़्यादा एरर भी हो सकती हैं, उनको वो शो कर देगा। तो कंपाइलर के जो बेसिक टास्क हैं वो दो हैं, एक टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, दूसरा एरर भी डिटेक्ट करके आपको दे देता है। कंपाइलेशन क्या होती है? ठीक है, तो हाई लेवल सोर्स कोड या हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो कंपाइलर के थ्रू क्या होती है? कंपाइलेशन। जब हम उसकी कंपाइलर को देते हैं, कंपाइलेशन करते हैं, तो वो लो लेवल मशीन लैंग्वेज में बन जाती है। तो इधर इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी है कि हाई लेवल लैंग्वेज, आप लोगों को पता होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए समझना जो है वो इजी होती है। मिसाल के तौर पर हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल हैं C++, PHP, और इसके अलावा जावा, जो भी ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और ये किस लिए बनाई गई हैं? ताकि जो ह्यूमन हैं वो आसानी से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकें, कंप्यूटर को जो है प्रोग्राम कर सकें। क्योंकि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, इसलिए कंपाइलर बनाए गए हैं कि वो उसको, हमारी जो लैंग्वेज हम जिसमें कोड लिखते हैं, ठीक है, जो हम कोड लिखते हैं, कंपाइलर क्या करते हैं? इन C++ को, PHP को, या जो भी जावा होती है, जो भी लैंग्वेज हो, उसको क्या करेगा? कंपाइल कर देगा, और क्या करेगा? लो लेवल मशीन कोड, यानी कि वो उसको 1-0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो कि कंप्यूटर की ज़बान है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए समझना एक किस्म का इम्पॉसिबल है। तो ये होती है असल में कंपाइलेशन के अंदर क्या चीज़ हो रही होती है, जो C++ या ये लैंग्वेज होती हैं, तो ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती हैं।
एग्जांपल्स, कंपाइलर्स की एग्जांपल हम देखेंगे। जो आमतौर पर कंपाइलर यूज होते हैं वो वीसी प्लस प्लस, जीसीसी, जावा सी, ये कंपाइलर्स के नाम हैं जो यूज हो रहे हैं। पहले ज़्यादातर जो कंपाइलर यूज होते रहे हैं वो फोर्ट्रान और पास्कल हैं, जो कि अभी इतने ज़्यादा यूज नहीं होते, लेकिन विजुअल बेसिक जो है वो अभी भी काफ़ी यूज होता है। हो सकता है आप लोगों ने भी विजुअल बेसिक को यूज किया हो। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर जो होते हैं, जो मिसाल के तौर पर एक वर्ड को पीडीएफ में हम कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्टर जो होता है हमारी वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है, हमारा टेक्स्ट होता है उसको एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ट्रांसलेटर की जो वर्किंग होती है ये भी कंपाइलर की तरह ही होती है, इसलिए इसको भी समझना ज़रूरी है कि तो इनको वैसे ट्रांसलेटर का नाम दिया है क्योंकि ये असल में तो इनका काम और होता है, ये वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, उसका हमारी कोडिंग या हाई लेवल लैंग्वेज से ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनकी जो वर्किंग इसी तरह होती है, इसलिए उसकी एग्जांपल यहाँ ज़रूरी है। पीडीएफ टू पोस्टस्क्रिप्ट में किया तो वही भी वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कंपाइलर क्या करता है वो भी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ठीक है, तो ये हमारे चंद कंपाइलर हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाइलर हैं, आप खुद भी अपना कंपाइलर बिल्ड कर सकते हैं। कंपाइलर जो हैं क्लासीफाई हो सकते हैं कि इसमें सिंगल पास कंपाइलर, मल्टी पास कंपाइलर, डीबगिंग कंपाइलर। तो कंपाइलर इन तीनों तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल पास कंपाइलर, मल्टी पास में टू पास या इससे भी ज़्यादा मल्टी पास हो सकते हैं, डीबगिंग कंपाइलर भी हो सकते हैं। तो कंपाइलर की ये तीनों टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन कंपाइलर की टाइप कोई भी हो, द बेसिक फंक्शंस दैट एनी कंपाइलर मस्ट परफॉर्म आर एसेंशियली द सेम। बेसिक फंक्शन सेम है, जो कि हम पिछली स्लाइडों में पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिक फंक्शन इसका यही है, कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो जो भी हो, कंपाइलर का काम यही होता है कि ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। डी कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो हम देख रहे हैं कि ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन डी कंपाइलर क्या करता है, ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट फ्रॉम लो लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज, कि उसको वापस एग्जीक्यूटेबल कोड को या एग्जी फाइल को वापस कन्वर्ट कर देता है, किसमें, सोर्स कोड में। तो ये कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, जो डी कंपाइलर से हम करते हैं तो उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। फॉर रिकवरी ऑफ लास्ट सोर्स कोड, मिसाल के तौर पर हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, हमने एक एग्जी फाइल बनाई है और उसका हमने जो कोड है वो हमसे गुम हो गया है, तो यहाँ उसमें जो करप्ट हो गया है, तो हमें वो किसी काम का नहीं रहा और हमें वो बस वापस नहीं मिल सकता। तो उसकी रिकवरी के लिए हम क्या कर लेते हैं, डी कंपाइल कर लेते हैं, तो हमें वो सोर्स कोड मिल सकता है। एरर करेक्शन, बाद दफ़ा ऐप में एरर आ गया है, तो ऐप हमारी काफ़ी देर की बनी है, तो वो सोर्स कोड अभी हमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो और उसका करंट वर्जन हमें अवेलेबल नहीं है मिसाल के तौर पर, तो हम जो एप्लीकेशन बनी हुई है उसको डीकम्पाइल करके उसमें से एरर रिमूव कर लेंगे, फिर एप्लीकेशन को दोबारा जो है डिलीवर कर देंगे। अगर वेंडर का केस है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो सॉफ्टवेयर बनवाता है किसी से, ठीक है, जब वो सॉफ्टवेयर किसी से बनवाता है तो वो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है, डेवलपर है, वो कोड प्रोवाइड कर देता है उसके साथ ही, ठीक है, लेकिन क्या करता है वो, क्या करता है उसको गुम कर देता है, लूज कर देता है। दे कैन यूज अ डी कंपाइलर, तो वो क्या करते हैं, अगर वो किसी और प्रोग्रामर के पास जाएं तो वो क्या करेगा, उनके सॉफ्टवेयर को लेगा, उसको डी कंपाइल करेगा और रिकवर करेगा सोर्स कोड, फिर वो अगर कोई चेंजेस कराने जाते हैं उसमें तो वो करा सकेंगे। तो डी कंपाइलर इन तमाम मकासद के लिए यूज़ होती है, यानी कि जो हमारा टारगेट कोड होता है उसको वापस सोर्स कोड में कन्वर्ट किया जाता है। द इथिक्स ऑफ डीकम्पाइलेशन, डीकम्पाइलेशन के इथिक्स होते हैं, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है, क्या ये लीगल है, क्या ये अलाउड है। द रिकवर लास्ट टू रिकवर लास्ट सोर्स कोड, पोर्ट एप्लीकेशन टू न्यू प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर हमने एक एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म के लिए बनाई हुई है, दूसरी फॉर्म के लिए उसका सोर्स कोड मतलब जो है वो और है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, डिकम्पाइल कर लेते हैं और फिर हम उसको दूसरे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर लेते हैं, अगर हमें सोर्स कोड ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है। साल के तौर पर हमने एक लैंग्वेज में एक एप्लीकेशन बनाई, लेकिन बाद में उस लैंग्वेज के कंपाइलर ही ख़त्म हो गया, यानी कि वो लैंग्वेज ही जो सपोर्टिंग बंद हो गई और उसका कंपाइलर ही नहीं मिल रहा,
तो हम क्या करेंगे, उसको डीकम्पाइल कर लेंगे दूसरी लैंग्वेज के कंपाइलर के साथ, डीकम्पाइलर के साथ, टू डिस्कवर द इंटरनल ऑफ समवन एल्स प्रोग्राम। अगर हम किसी और का प्रोग्राम देखते हैं तो हमें ये तयसर होता है, हम सीखने के लिए उसको डीकम्पाइल करते हैं कि इसने कौन से एल्गोरिथम यूज़ करके ये टास्क परफॉर्म किया है। यूजली ऑल सॉफ्टवेयर आर कॉपीराइटेड बाय द यूज़र। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो वो कॉपीराइटेड होता है, यानी कि उसको हम कोई भी पार्ट यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी आइडिया यूज़ नहीं कर सकते। कॉपीइंग और एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया इन अनदर प्रोग्राम इज प्रोहिबिटेड। तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको हम डीकम्पाइल भी ज़ाहिर नहीं, डीकम्पाइल करके चलो लर्न तो कर सकते हैं, लेकिन उसको हम आइडिया को यूज़ नहीं कर सकते अपनी एप्लीकेशन में। लेकिन क्या है, बाद एप्लीकेशन ऐसी भी मिल जाती हैं जो कि सारी की सारी में भी कॉपीराइट ना हो, वो फ्री ऑफ कास्ट हो, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनमें पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, उनके कुछ हिस्से होते हैं, ठीक है, वो जो कॉपीराइट लाज में नहीं आते, तो उनको भी कॉपी करना अलाउड है। तो डीकम्पाइल करके आप उनको भी अपने जो है कोड में इंक्लूड कर सकते हैं या अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ तो वो सॉफ्टवेयर जिन पर कॉपीराइट ना हो या उनके कुछ हिस्सों पर ना हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी की कॉपीराइटेड फाइल आप यूज़ कर लेते हैं, डीकम्पाइल कर लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं, तो फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये कॉपीराइटेड नहीं है, तब भी आप उसको यूज़ करने से पहले लीगल एडवाइज़र से, आपकी कंपनी का जो लीगल एडवाइज़र है, उससे कंसल्ट ज़रूर करें कि क्या हम ऐसा करें या ना करें। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? कंपाइलर और डीकम्पाइलर हमने देख लिए, अब हम देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज इज यूजुअली कॉल्ड अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कि दो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता। मतलब कि हमने मिसाल के तौर पर अगर सी प्लस प्लस में कोड लिखा है, इसको हम पाइथन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, पाइथन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक लैंग्वेज को, जो हमने सोर्स कोड एक लैंग्वेज में लिखा है, तो हम उसको दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक कोड लिख लिया एक लैंग्वेज में और दूसरी कोड में लैंग्वेज में चेंज करना है, या हमारा प्रोग्राम बन गया कि अब हम आइंदा दूसरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो हम बजाय इसके कि उसको शुरू से लिखें, हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ कर लेते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के और भी नाम होते हैं। मिसाल के तौर पर इसको सोर्स टू सोर्स ट्रांसलेटर भी कहते हैं। सोर्स कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको सोर्स टू सोर्स ट्रांसलेटर भी कहते हैं। लैंग्वेज कन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक है, और लैंग्वेज रीराइटर भी कहते हैं। लैंग्वेज रीराइटर क्या होता है? ये असल में हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता, ये एक लैंग्वेज को रीराइट करता है। तो रीराइट से ये मुराद है कि अगर मिसाल के तौर पर लैंग्वेज का नया वर्जन आ गया, तो मे बी उस वर्जन को कन्वर्ट करना हो या फिर कुछ और मकसद हो इसका, तो रीराइटर उसी लैंग्वेज में रीराइट करता है। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें यूजली दूसरी लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर अगर ये पूछा जाए क्या हाई लेवल लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में मतलब कन्वर्ट तो करता है, तो एक ही लैंग्वेज के लिए क्या लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ हो सकता है? हाँ, क्योंकि वो रीराइट करने के लिए यूज़ हो सकता है। बेनिफिट क्या होते हैं? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मतलब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं और उनके अपने अपने मकसद होते हैं। तो बजाय इसके कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके हमारे लैंग्वेज में दोबारा से कोड लिखवाएं, हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी में क्या है, एक ओल्ड लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बना है, तो हम उसको क्या करते हैं, न्यूली अराइव्ड लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ठीक है, न्यूली अराइव्ड लैंग्वेज आई है, उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा मनी खर्च करना पड़ेगी अगर वो शुरू से करती है। अभी मिसाल के तौर पर एंड्रॉयड में सारी एप्लीकेशन बनी हुई हैं जावा में, ठीक है, एंड्रॉयड में ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, जावा। और अभी कौन सी लैंग्वेज आ गई है, कोटलिन। अभी तो खैर जावा भी चल रही है, लेकिन अगर जावा बिल्कुल जो है ना एंड्रॉयड में इस्तेमाल ख़त्म हो जाए, अभी क्योंकि कोटलन ही ज़्यादा जो है उसमें ऐप डेवलप की जा रही हैं, और एंड्रॉयड खुद जो है वो खुद उन्होंने कोटलिन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब जावा में बहुत कम लोग करते हैं, तो जो लोग जावा से कोटलिन शिफ्ट होना चाहते हैं,
तो वो क्या करेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे, बजाय इसके जो अपनी 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 एप्लीकेशन को दोबारा से सारी को मतलब राइट करें। प्रोग्रामर की जो एफर्ट होती हैं ऐसा ऐसा काम करने के लिए कि अगर हम नए सिरे से लिखना हो कोड तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती हैं, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं तो वो टास्क सिंप्लीफाई हो जाता है और कॉस्टली सोल्यूशन नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि बहुत आपको एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए बस। एग्जाम्पल क्या है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, डायमंड कन्वर्टर जो है ये इसकी एग्जांपल है। दिस कन्वर्टर इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ कोड रिटन इन पास्कल। पास्कल लैंग्वेज को एडीए लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, उसका नाम है डायमंड कन्वर्टर। क्रॉस कंपाइलर क्या होता है? A compiler that runs on one computer but produces object code यानी कि यहाँ टारगेट कोड फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो मिसाल के तौर पर हमने क्या करना है, माइक्रोवेव ओवन है, तो उसके लिए हम जो है क्या कर रहे हैं, उसके जो उसमें कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर यूज़ हो रहता है, उसके लिए अगर हम कोड बनाना चाहते हैं, एग्जिट फाइल बनाना चाहते हैं जो उसमें रन हो, तो क्योंकि वो माइक्रोवेव अमन अमन में तो राइट ही नहीं हो सकती, तो राइट ही कंप्यूटर में होगी, तो हम उसको कंप्यूटर में जो है राइट करेंगे, कंप्यूटर में कंपाइलर यूज़ करेंगे। लेकिन वो कंपाइलर ऐसा कंपाइलर होगा जो उस अमन के लिए एग्जिट फाइल जनरेट करेगा, तो ऐसे कंपाइलर को कहेंगे क्रॉस कंपाइलर। तो क्रॉस कंपाइलर एम्बेडेड कंप्यूटर में सारे के सारे क्रॉस कंपाइलर ही यूज़ हो रहे हैं। ये वही मिसाल जो अभी ज़िक्र किया है कि माइक्रोवेव ओवन जो है सबसे इसके अहम एग्जांपल है। इसके अलावा जो गाड़ियों में जो एम्बेडेड कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, एम्बेडेड सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, वो भी इसी तरह क्रॉस कंपाइलर के थ्रू उनकी प्रोग्रामिंग की जाती है। यानी कि मिसाल के तौर पर वो जो सिस्टम होते हैं माइक्रोवेव ओवन की तरह, वो खुद इतने प्रोफिशिएंट नहीं होते कि उनमें प्रोग्रामिंग की जा सके, तो इसलिए प्रोग्रामिंग जो है कंप्यूटर में क्रॉस कंपाइलर के थ्रू की जाती है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, कंपाइलर कई तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंगल पास कंपाइलर। सिंगल पास कंपाइलर में क्या होता है, जो सोर्स कोड होता है, ठीक है, ये सिंपली क्या होता है, कंपाइलर में जाता है एक ही स्टेप में, ठीक है। ये कंपाइलर मिसाल के तौर पर है, इसको सीएम कह देते हैं, तो क्या होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिंगल पास कंपाइलर होता है। लेकिन टू पास कंपाइलर या मल्टी पास कंपाइलर में बीच में और भी स्टेजेज आ जाती हैं, तो हम टू पास कंपाइलर को देख लेते हैं। क्या होता है, एक फ्रंट एंड होता है, उसका फ्रंट एंड जो होता है वो आईआर बनाता है। आईआर होता है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोड, ठीक है, या फिर एरर डिटेक्ट कर देगा। उसके बाद एक बैक एंड होता है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट कोड को क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, या फिर उसमें जो एरर होंगी वो डिटेक्ट कर देगा। तो इसमें दो स्टेप आ गए हैं, ठीक है। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि इधर तीन स्टेप भी आ सकते हैं, ठीक है, टू पास कंपाइलर से ज़्यादा, यानी कि मल्टी पास कंपाइलर भी होते हैं। तो ये है सिंगल पास कंपाइलर जो एक ही स्टेप में कन्वर्ट करता है, टू पास कंपाइलर दो स्टेप में, इस तरह ज़्यादा स्टेप भी यूज़ हो सकते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो टू पास कंपाइलर यूज़ होते हैं। उसमें एक फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड क्या करता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन कोड बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है, लीगल सोर्स कोड, यानी कि अगर उसमें कोई देखने वाली एरर ना हो, यानी कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह ना हो, आपने कोई ज़हरी गलती ना की हो, स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक ना की हो, इस तरह की जो है मेन आपने वेरिएबल डिक्लेयर मिसाल के तौर पर अगर नहीं किया और उसको यूज़ किया है, तो इस तरह की जो है वो एरर को फ्रंट एंड डिटेक्ट करके, अगर वो लीगल है, अगर उसमें एरर नहीं है, तो उसको क्या कर देगा, इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देगा। फिर क्या होगा, बैक एंड, बैक एंड का रोल आएगा, वो इंटरमीडिएट कोड को लेगा, तो क्या कर देगा, इसको टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो एडमिट्स मल्टीपल फ्रंट एंड्स, तो इसकी ये खूबी होती है कि मल्टीपल फ्रंट एंड, यानी कि एक फ्रंट एंड जो होता है ना, उसमें तो एक ज़रूरी नहीं है एक कंपाइलर में एक फ्रंट एंड है और उसकी वजह से जो आईआर पैदा हो रहा है, यानी कि इंटरमीडिएट कोड जो पैदा हो रहा है या बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जो है उसको टारगेट में कन्वर्ट करे जो बैक एंड है। लेकिन इसके अलावा वो कह रहा है कि मल्टीपल फ्रंट एंड भी हो सकता है, मे भी किधर तीन जो है फ्रंट एंड काम कर रहे हूँ और इंटरमीडिएट कोड बना रहे हूँ, तो ये जो बैक एंड है जो उनको कन्वर्ट करता जाएगा किसमें, मशीन कोड में कन्वर्ट करता जाएगा। तो मल्टीपल फ्रंट एंड भी यूज़ हो सकते हैं और मल्टीपल पासेस भी यूज़ हो सकते हैं।
यानी कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेप हो, बीच में ज़्यादा भी स्टेप हो सकते हैं। कंपाइलर के कज़न, ये एक छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं कि कंपाइलर के साथ कौन कौन सी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। एडिटर, जिसमें हम कोड राइट करते हैं उसको हम एडिटर कहते हैं। इसके इसकी जगह हम टेक्स्ट एडिटर, मिसाल के तौर पर वर्ड प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वो हैवी वेट होते हैं। उसमें हम जो है टेक्स्ट को कलरफुल बना सकते हैं, और भी उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें एनिमेशन लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन चूंकि कोड के एडिटर में ये चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, बाद में भी हम उसको सिंपल कोड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए जो एडिटर यूज़ होता है वो सिंपल ही एडिटर यूज़ होता है। प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर सबसे पहले अगर आपके जो कोड में कमेंट्स वगैरह हैं तो उनको रिमूव कर देता है, यानी कि वो तो सिर्फ आपकी याद के लिए होता है। जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, सबसे पहले कमेंट को रिमूव करेगा, तो उसके बाद जो ऊपर हैश फाइल्स यूज होते हैं, मिसाल के तौर पर सी प्लस प्लस में उनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं, तो ये क्या करेगा, उनकी जगह उनकी फाइल को रिप्लेस कर देगा। तो प्री प्रोसेसिंग में ये होता है। प्री प्रोसेसिंग बाद कंपाइलर जो कि हम पढ़ रहे हैं सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। बाज़ जगह पर ऐसे होता है कि असेंबलर और कंपाइलर साथ साथ यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लैंग्वेज में कंपाइलर डायरेक्ट क्या करता है, टारगेट कोड। लेकिन बाद दफ़ा बीच में ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज यानी कि असेंबलर में असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। तो असेंबली कोड फिर असेंबलर के पास जाती है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर फिर आगे क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को लिंकर को देता है, यहाँ फिर कंपाइलर डायरेक्ट भी लिंकर को दे देता है, यानी कि जिनमें असेंबलर यूज़ नहीं होता। तो लिंकर क्या करता है, जो भी फाइलें लिंक होने वाली होती हैं, जो भी सारा प्रोग्राम है, जो भी सिस्टम से मेमोरी में लाता है सारे को, यानी कि जो भी एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम होता है सारा इकट्ठा एक जगह पर, सारा आपका कोड एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद लोडर जो होता है ना, इस कोड को उठाकर क्या करता है, एग्जीक्यूट होने के काबिल बना देता है, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाता है। लोडर उसको लोड करता है। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, कजन्स ऑफ कंपाइलर। तो इनको देखना इसलिए ज़रूरी था कि कंपाइलर के साथ साथ ये सारे भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन मेन काम जो होता है वो कंपाइलर का ही होता है। कंपाइलर का डिज़ाइन किस तरह है और कंपाइलर में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। देखने में तो हम सिर्फ यही कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन ये कैसे हुई है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले होता है लेक्सिकल एनालिसिस, उसके बाद होता है पार्सर, उसके बाद सेमेंटिक एनालिसिस, उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है, और एंड पे क्या होता है, टारगेट कोड फिर जनरेट हो जाता है। तो ये सारे स्टेप जो हैं, ये सारे स्टेप जो हैं ये कहाँ यूज़ हो रहे थे, कंपाइलर के अंदर। और इन्हीं सारे स्टेप्स को जो हम डिटेल में इसी कोर्स में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि इन स्टेप में क्या हो रहा होता है। लेक्सिकल एनालिसिस में करैक्टर एज इनपुट जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई वर्ड ए भी है तो वो उसको अलहदा से डील करेगा, अगर इक्वल आ गया है तो उसको अलहदा से डील करेगा। तो यानी कि इसमें सारे करैक्टर जाएंगे, ठीक है। तो इन करैक्टर बाई करैक्टर ये जो है लेक्सिकल एनालिसिस, तो सब का क्या करता है, एनालिसिस करता है और टोकन प्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पर ए एक टोकन है, इक्वल एक टोकन है। तो पार्सर क्या करता है, ये सबसे मेन स्टेज होती है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये पार्स ट्री बनाता है। मिसाल के तौर पर ये इक्वल है, ठीक है, एक साइड पर ये मिसाल के तौर पर हमारा कोड है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये पार्स ट्री क्या करेगा, करेक्टर में जो लेक्सिकल एनालिसिस करेक्टर में करेगा, तो ये करेक्टर को लेकर क्या करेगा, ये उसको एक साइड पर आइडेंटिफायर लगाएगा और उसका ट्री बना देगा, ठीक है। और दूसरी साइड पर फिर ये एक्सप्रेशन, फिर उसको जो है ना उसको इस तरह उसका ट्री बनाता जाएगा, ठीक है। तो ये सारा ट्री जो है पार्सर में बनता है। और ये कैसे बनते हैं, ये ट्री कितनी टाइप के होते हैं, पार्सर ट्री, और इनको सिंटैक्स ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे कहाँ बनते हैं, पार्सर के अंदर। तो हम पार्सर को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिमेंटिक एनालिसिस ये होता है, इसमें जो लॉजिकल एरर होती हैं ये होती हैं, जितनी भी लॉजिकल एरर होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, अगर कोई एक्स वेरिएबल है और आपने डिक्लेयर ही नहीं किया और उसको यूज़ कर दिया है, तो ये सिमेंटिक एनालिसिस में
उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो जाता है। कोड को जो है इसमें जो सबसे मेन या सबसे अहम जो काम होता है वो 3 एड्रेस कोड में ज़्यादातर काम होता है। तो और तरह से भी काम हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो 3 एड्रेस कोड इधर जनरेट होता है। इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद कोड ऑप्टिमाइज़ होता है कि किस तरह वो कोड बेहतर हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। वो कोड ऑप्टिमाइज़ होता है कि कम से कम मेमोरी यूज़ और वो अच्छे से अच्छा जो है एग्जी फाइल में कन्वर्ट हो। आखिर में क्या होता है, टारगेट फाइल बन जाती है। तो ये सारे स्टेप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।